अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 977वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज जो खुशखबरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ इस खुशखबरी को सुनने के बाद आप अपने दिल के अंदर ये नीयत करें, जिस नमाज के लिए भी अभी आप मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएंगे 2 रकात शुक्राना नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। और दुनिया में रहने वाले हर मुसलमान के लिए जो खुशखबरी है वो ये, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल व करम से बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों के मसले को हल फरमा दिया। बोलो अपने दिल की गहराइयों से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। अब मैं आपको सारे डिटेल्स बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस मसले को हल करने के लिए अपने किस बंदे को कबूल किया। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ताकतवर लीडर ने या फिर किसी अरब मुल्क के शहज़ादे ने और किसी बड़े आदमी ने जो है इस मसले को हल किया होगा, तो ये आपकी गलत फ़हमी है। आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक बंदी के ज़रिए से इस मसले को हल फरमाया, और वो बंदी है बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना। पिछले हफ़्ते यूनाइटेड नेशन के अंदर वहाँ की जो जनरल असेंबली है उसका 74th यानी 74वां इजलास था, जिसके अंदर दुनिया के सारे लीडर्स वहाँ पे पहुँचे हुए थे। आप लोगों ने भी देखे होंगे, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर थे। इसी तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी वहाँ पर थे, शेख हसीना भी वहाँ पर थी, शी जिनपिंग वहाँ पर थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ में हम लोगों ने ज़्यादातर तो यही देखा, पीएम मोदी की मुलाकात और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की मुलाकात, लेकिन उनके अलावा भी दुनिया भर के लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे। इस मौके का फ़ायदा उठाकर, चूँकि शेख हसीना ये चाहती थी कि चीन इस मसले को हल करे, चूँकि चीन के जो रिलेशंस हैं वो म्यांमार यानी बांग्लादेश के बर्मा के साथ में भी अच्छे है, स्ट्रॉन्ग है, और इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ में भी, दोनों मुल्कों के साथ में चीन के जो रिलेशंस है, तो चीन को बीच में डालकर, चीन को अपना मशवरे का अमीर बनाकर और चीन को फैसल बनाकर बांग्लादेश ने चीन के सामने ये मसला रखा कि देखो, आपके ताल्लुकात, आपके रिलेशंस हमारे साथ में भी है, म्यांमार और बर्मा के साथ में भी है, तो आप ही इस मसले को हल कीजिए। तो उस इजलास के अंदर फिर ये तीनों मुल्कों के लीडर्स की जो है वहाँ पे एक बैठक हुई। उस बैठक के अंदर बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है AK अब्दुल मोमिन, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के फॉरेन मिनिस्टर, इसी तरीके से म्यांमार के जो लीडर्स है वो सब लोग बैठे। और बैठने के बाद में वहाँ पर यह तय हुआ कि म्यांमार गवर्नमेंट रोहिंग्या मुसलमानों को उनके शहरियत का जो हक़ है, उनकी नेशनलिटी का जो हक़ है, वो रोहिंग्या मुसलमानों को भी देंगी। रोहिंग्या मुसलमानों को भी वहाँ का जो रहवासी प्रमाण पत्र है, वहाँ का जो ID कार्ड है, वहाँ की जो शहरियत है, वो उनको भी दी जाएंगी। ये बाज़ाब्ता यूनाइटेड नेशन के अंदर शी जिनपिंग की मौजूदगी के अंदर शेख हसीना ने म्यांमार से इस एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत करके ले लिए। और अगर आपको इसके और डिटेल्स चाहिए तो BBC लंदन की वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ पे आपको बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है AK अब्दुल मोमिन, उनका पूरा इंटरव्यू मिलेगा। उसके अंदर पूरे डिटेल्स के अंदर उन्होंने ये सारी बातें बताई है कि किस तरीके से म्यांमार गवर्नमेंट से उन्होंने बातचीत की। बांग्लादेश एक्चुअल में चाहता था कि भारत को भी बीच में ले, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बांग्लादेश में भारत की बहुत ज़्यादा मुखालिफत इसलिए हो रही है कि पिछले दिनों में हमारे देश के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने किसी भाषण के अंदर ये कहा था कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस उनके मुल्क में भेजेंगे। तो बांग्लादेश के अंदर एक फ़िज़ा, एक हवा इस तरीके से बनी हुई है कि इंडिया वो सिर्फ़ रोहिंग्या मुसलमानों के मसले को पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है अपने वोट बैंक बनाने के लिए। बाकी उसको इस मसले में प्रैक्टिकल कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो बांग्लादेश को पहले इंडिया से उम्मीदें थी
लेकिन जब वो नाउम्मीद हो गए तो उन्होंने फिर चीन को बीच में लिया और माशाअल्लाह चीन ने इस मसले को जो है पूरी ईमानदारी के साथ में हल कर दिया। और चीन की मध्यस्थता की वजह से, चीन के दोनों मुल्कों के बीच में फ़ैसल बनने की वजह से इस एग्रीमेंट के अंदर तक़वियत पैदा हो गई। वजह उसकी ये है क्योंकि चीन के साथ में दोनों के भी रिलेशन से चीन हर कंडीशन के अंदर म्यांमार के साथ में खड़ा हुआ था और बांग्लादेश के भी चीन के साथ में अच्छे रिलेशन से। अभी बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म है शेख हसीना, वो फ़िलहाल हिंदुस्तान के दौरे के ऊपर हैं। तो बांग्लादेश में उनके इस दौरे की भी बहुत ज़्यादा मुखालिफत हुई। बहुत सारे जो बांग्लादेशी लीडर्स हैं, अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, उन्होंने उनसे यही कहा कि जिस इंडिया के अंदर बांग्लादेश का नाम लेकर बांग्लादेशी भगोड़ों की बात की जा रही है और जिस देश के अंदर एनआरसी का मुद्दा उठाया जा रहा है और ख़ास तौर पे बांग्लादेश के नाम पे ही मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, तो आप उस देश का दौरा क्यों कर रही हो। लेकिन चूंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी जो न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी, वहाँ पे उन्होंने शेख हसीना को दावत दी थी और ये कहा था कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके अंदर अगर इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों भी जो है एक अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और उसका एक और रीज़न ये भी था, चूँकि बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं है जो हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, जिसे जो बांग्लादेश समझकर बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, वो बांग्लादेश किसी और ज़माने में हुआ करता था। आज का बांग्लादेश काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आज के बांग्लादेश के एक आदमी की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज का जो बांग्लादेश है उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत हो चुकी है कि जहाँ पर हमारा जो जीडीपी रेट है वो पिछले क्वार्टर के अंदर वो बताने के लिए तो 5% था, लेकिन पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि ये जो आंकड़े हैं और ये जो फिगर्स है इनको बड़ा चढ़ा के बताया गया है, रियल में ये जीडीपी 3% से भी नीचे है। उसके कंपैरिजन में अगर आप पिछले क्वार्टर के बांग्लादेश के फिगर्स देखोगे तो बांग्लादेश का फिगर 8% से ज़्यादा हो चुका है। मतलब हमारे से ट्रिपल 3 गुना ज़्यादा जो है बांग्लादेश की इकोनॉमी वो ग्रोथ कर रही है। उसका जो रीज़न है मेरे मोहतरम दोस्तों, शेख हसीना ने 2010 या 2009 के अंदर बांग्लादेश को एक नारा दिया था, डिजिटल बांग्ला। यानी अब वो बांग्लादेश नहीं रहेगा जिस बांग्लादेश के लोग मछलियां पकड़ते थे, जिस बांग्लादेश के लोग जो है धान की खेती किया करते थे, जिस बांग्लादेश के अंदर रस्सी बनाया करते थे। अब ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं रहेगा। हम बांग्लादेश को डिजिटल बनाएंगे। आपको सुन के हैरत होंगी मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरी दुनिया में चाइना के बाद बांग्लादेश ने अपने आप को वो पोजीशन पे लेकर गया एक्सपोर्ट के अंदर। आप सोचो, चाइना पहले नंबर पे है और चाइना की पॉपुलेशन और बांग्लादेश की पॉपुलेशन, ये दोनों पे आपको गौर करना है। चाइना 150 करोड़ लोगों की आबादी वाला मुल्क है, वो पहले नंबर पे है। और बांग्लादेश की जो आबादी है मुश्किल से 10 करोड़ भी नहीं है। तो 10 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश अपने से 15 गुना जो बड़ा मुल्क है उसके बराबरी में उसको टक्कर दे रहा है एक्सपोर्ट के अंदर। और इंडिया को पछाड़ दिया जो उससे 13 गुना बड़ा मुल्क है। इंडिया उसके पड़ोस में ही है, लेकिन इंडिया का जो एक्सपोर्ट था बांग्लादेश के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो चुका है। तो परेशान है दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कि बांग्लादेश के अंदर ये ऐसा कौन सा नया जोश आ चुका है, नया इनकलाब आ चुका है जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है इतनी फास्ट ग्रोथ कर रही है। और मैं अपने इससे पहले कुछ असबाक में आप सब लोगों को बता चुका हूँ कि वर्ल्ड के ये बड़े बड़े जो ब्रांड है, ब्रांड जिसके एडवर्टाइजमेंट आप लोग टीवी के ऊपर देखते होंगे, आपको वेबसाइट्स के ऊपर नज़र आते होंगे, हॉलीवुड स्टार्स जिसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बॉलीवुड के स्टार्स जिनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ली कूपर, ज़ारा, डेनिम, रीबॉक, एडिडास, नाइके। आपको लगता होगा अरे ये तो सब इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सबका प्रोडक्शन बांग्लादेश के अंदर होता है। ज़ारा का 100% प्रोडक्शन बांग्लादेश के अंदर। ली कूपर, डेनिम, वर्ल्ड फेमस जीन्स, एक एक जीन्स जो है वो $200 यानी हमारे इंडिया के हिसाब से 14,000 रुपये में बिकती है।
लेकिन उसका प्रोडक्शन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बांग्लादेश के अंदर होती है। इसी तरीके से मैंने पिछले सबक में भी बताया था कि वॉलमार्ट जो वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा मार्ट समझा जाता है, अमेरिका के गली गली में वॉलमार्ट के जो है बड़े बड़े वहाँ पे आउटलेट्स है, लोग हर चीज़ वहीं से ख़रीदते हैं। तो वॉलमार्ट का जो 100% गारमेंट्स है, जो 100% उसके टी शर्ट्स है, जो जीन्स है, जो कपड़े है, यानी कपड़े का जो स्टॉक है वो कम्प्लीटली बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होता है। लोग उसको मेड इन यूएसए के नाम से ख़रीद रहे हैं, डेनिम ब्रांड देख के ख़रीद रहे हैं और ज़ारा का ब्रांड समझ के उसको ख़रीद रहे हैं, लेकिन भाई वो सब बांग्लादेश के अंदर ही बनता है। बहरहाल मुझे अभी लंबी चौड़ी मेरी तकरीर हो गई। एक्चुअल में आपको बताना ये था कि इन सब के पीछे जिसने अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया और जिसकी मेहनत है वो है बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना। अगर शेख हसीना को इस वक्त वर्ल्ड की आयरन लेडी कहा जाए, मैं समझता हूँ ये गुलू नहीं होगा। एक मुसलमान औरत, सर के ऊपर दुपट्टा ओढ़ने वाली और दुपट्टा ओढ़कर हुकूमत के निज़ाम को चलाने वाली, उसने दुनिया के बड़े बड़े जो मुसलमान सलातीन हैं जिनके पास में 10-10 सोने की कारें खड़ी हुई है और जिन्होंने अपने मुल्क को अय्याशियों का अड्डा बनाने की ठान ली हुई है और जो कुत्तों की तरह से अपने घरों में शेर पालने लग गए हैं, ऐसे मुसलमान सलातीन के मुंह पे ज़ोरदार तमाचा रसीद किया है कि तुम सिर्फ़ अय्याशियाँ कर सकते हो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने अपने आप को इतना अय्याश बना दिया कि बग़ैर मैकडोनल्ड और बग़ैर KFC के और बग़ैर पेप्सी और कोका कोला के घूंट के तुम्हारे निवाले नीचे नहीं उतरेंगे। लेकिन एक मुसलमान बहन सर के ऊपर दुपट्टा ओढ़ने वाली, उसने ये साबित कर दिया कि वो सर पे दुपट्टा रख कर भी उनसे भी बड़ा कारनामा अंजाम दे सकती है। और उसने देकर बता दिया। आज दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें और गवर्नमेंटें वो बांग्लादेश के साथ में रिलेशंस यानी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क के अंदर भी शेख हसीना से मुलाकात की थी और उसके बाद उनको इंडिया आने का इनविटेशन सिर्फ इसीलिए दिया, वो ख़ुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस के अंदर सबसे उभरती हुई इकोनॉमी और ताकत अगर कोई है तो वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश ही वो देश है जिसके साथ में ताल्लुकात आगे बढ़ाने में हमारा फ़ायदा है। इसीलिए शेख हसीना के इस सफ़र की बांग्लादेश के जो दीगर लीडर्स है, अपोजिशन से, उन्होंने मुखालिफत की। कहा कि जाओ मत उस देश के अंदर जहाँ के मिनिस्टर्स बांग्लादेश वालों को बांग्लादेश के घुसपैठी ये कहते हैं। लेकिन शेख हसीना ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, दावत आई है इसलिए हम जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ आने के बाद में भी अपने मुद्दे को, अपने मसले को भूला नहीं और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में NRC के मसले के ऊपर बातचीत की। मोहतरम दोस्तों, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को ये आश्वासन दिलाया, उनको ये भरोसा दिलाया कि तुम घबराओ मत, तुम डरो मत। NRC जो है ये कोर्ट के ऑर्डर की बिना पे हो रहा है, लेकिन हम ऐसा कोई एक्शन नहीं लेंगे जिसकी वजह से बांग्लादेश को तकलीफ़ में आने की ज़रूरत पड़े। ये आश्वासन, ये आज की न्यूज़ है, ये आज की ख़बर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना को ये पूरी तरह से भरोसा दिलाया है कि जो कार्रवाइयाँ चल रही है और NRC या जो चीज़ें भी मुल्क के अंदर होने वाली है ये कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, लेकिन इसकी वजह से हमारे किसी भी मुल्क में रहने वाले को हम तकलीफ़ में नहीं आने देंगे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के जुमले और उनके अल्फाज हैं। लेकिन ये अल्फाज बोलने किसने लगाया? वही बेचारी एक कमज़ोर सी औरत, सर पे दुपट्टा ओढ़ने वाली, उस औरत ने जो है हमारे हुकूमत को यानी हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को वो काम करने पे मजबूर किया। मैं समझता हूँ दुबई के प्रिंस और सऊदी के प्रिंस वो ये काम नहीं कर सके। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला शेख हसीना की उम्र में बरकत अता फ़रमाएँ, हर शर से, हर फितने से, हर ज़रर से उनकी हिफाजत फ़रमाएँ
और वाकई में भी खामोशी के साथ, बग़ैर चिल्ला पुकार के, बग़ैर जो है किसी तरह के शोर शराबे के, खामोशी के साथ जो काम वो अंजाम दे रही है, जिस तरीक़े से अपने मुल्क को आगे बढ़ा रही है, जिस तरीक़े से अपने मुल्क की इकोनॉमी को डेवलप कर रही है, एकदम खामोशी से, कोई बयानबाजी नहीं, कोई चिल्ला पुकार नहीं, खामोशी से रोहिंग्या मुसलमानों के मसले को हल कर दिया और म्यांमार को मजबूर कर दिया उन सबको शहरियत देने के ऊपर। वाकई में भी ये काबिल तारीफ़ है। सियासत जिसे कहते हैं ना, सियासत, मुसलमानों ने ये शेख हसीना से सीखना चाहिए। वो सियासत नहीं है कि रात में 3-3 और 4-4 बजे तक होटलों में बैठ के कौन आमदार बनने वाला है उस पर बहसो मुबाहिसे हो रहे हैं और घर में बच्चे जो है भूख की वजह से बिल बिला रहे हैं। ये सियासत नहीं है, ये सिर्फ़ अपने वक्त की बर्बादी है। अल्लाह हम तमाम को इसका शुऊर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।